मैं तुम्हें उसकी 100 कमियां गिना सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ सरकार गिर जाएगी। मेरे फादर को मेरे घर के एड्रेस के साथ गोली मारने की धमकी आई थी। यस, मुझे भी गोली मारने की धमकी आई थी, क्योंकि कोई जर्मनी से बैठ के बोल रहे हैं, आप आयरलैंड से बोल रहे हैं। 90% तो पेड ही होता है। अपोजिशन वाली पार्टी 12 लाख ऑफर कर रही है किसी क्रिएटर को, तो सामने वाली शायद 20 लाख करेगी। महीने की 2 वीडियोस हमारे हिसाब से बना, बाकी कुछ भी करते हैं। ऑब्वियसली अब पैसा किस पे ज्यादा है ये सबको पता है। बीजेपी की तरफ से तो कुछ आया होगा कि भाई इतने ले लो। वो इतना गंदा बोलते हैं और इस लेवल पर धमकियां देते हैं ना। आपको क्या लग रहा है एप्स्टाइन फाइल में नाम है? नाम तो है ही। ट्रम्प ने हमारा कुछ पकड़ रखा है। प्राइम मिनिस्टर डांस्ड एंड सैंग इन इजराइल। हरदीप पुरी का पूरा नाम है। वो स्पीकर बहुत अच्छे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे। कितने इंस्टेंसेस हुए अगर आपने देखा कि टेलीप्रॉम्प्टर बंद हुआ वहीं बात खत्म। किस लेवल तक ट्रैप कर चुके हैं। मोदी भगवान है। 10,000 का सिलेंडर ले लेंगे, 500 रुपए का पेट्रोल भरवा लेंगे, वोट मोदी को देंगे। गैस सिलेंडर 5,000 में मिलेगा। हाँ, मोदी वोट देंगे। बेवकूफी की कोई लिमिट नहीं होती है, हमारा देश बार बार प्रूव कर देता है। मेरा जब पासपोर्ट स्कैन होता है ना, अलर्ट आ जाता है। मतलब बीजेपी की हिट लिस्ट में हुआ। कांग्रेस और आप तड़के आते होंगे कि यार परसों इलेक्शन है, आज बुराई करो। ध्रुव राठी की वीडियो भी इलेक्शन से एक दिन पहले आई थी। वो पेड पॉलिटिकल कैंपेन थी। ध्रुव ने भी बोला है, मैंने भी बोला है। आप भी तो पेड हो सकते हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। यू आर एडमिटिंग इट। आज के बाद किसी मुसलमान को उल्टा सीधा नहीं बोलना है। पर मोदी जी कहाँ बोलते हैं कि बोलो? वो ये भी तो नहीं बोलते कि नहीं बोलो। तो उस गाने में जो एक्टर्स आए बाय हार्ट आए होंगे, बाय डर आए थे वो। मोदी दे आर ऑल पेड, दे आर इनवाइटेड। क्या बात कर रहे हो? जो फॉरेन में होता है खी खा तो ये मॉक किया जाता है। तुम गले पड़ रहे हो, पीछे हाथ मार रहे हो, जबरदस्ती हंस रहे हो, क्या बोल रहे हो किसी को नहीं पता। घर वालों को गंदी गालियां, उनके फोटोज। ये तो सीधे दिल पे लगती होगी। सरकार से सवाल करोगे तो तुम्हें ये सब फेस करना पड़ेगा। कर दिया मैंने आपको स्पीचलेस। आपको पार्टी से रीच आउट तो किया होगा। हाँ, पैसों की बातें तो हुई होंगी। बिल्कुल किया है। ये मत करो, ये कर दो। राज्यसभा एमपीज के भी आए हैं। फिर पूछा जाता है कि अपोजिशन से सवाल क्यों नहीं करते, तुम्हें फंडिंग कौन करता है, क्यों बनाते हो वीडियोस। बेस्ट है कि मैं बीजेपी के लिए वीडियोस बनाऊं, क्योंकि वो तो बहुत पैसा देते हैं। नमस्ते नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के गेस्ट स्पेशली आयरलैंड से फ्लाई करके दिल्ली आए हैं। क्यों? हम सबका नजरिया, रुझान या कहिए ओपिनियन बदलने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अर्पित शर्मा जी की, जो अक्सर बीजेपी, आरएसएस, हर उस रूलिंग लीडर या पार्टी को कॉल आउट करते रहते हैं जो सही से काम नहीं करते। एंड ट्रस्ट मी, इनके कॉन्सिक्वेंसेस भी कुछ अच्छे नहीं होते। जानेंगे सब, पर चलिए पहले शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। नमस्ते नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं अर्पित भाई? सब बढ़िया भाई, आप बताइए। बढ़िया। मैं दिल से एक चीज़ चाहता हूँ, आप मोदी जी के बारे में कुछ तारीफ करो ना। देखो, जब मैं तारीफ करता हूँ, जब मैं 2014 में वोट देने लायक हुआ तो मुझे वो बड़े अच्छे लगते थे। क्या ओरेटर, वाह। आपने बीजेपी को वोट किया? नहीं, मैंने वोट तो नोटा को किया था, क्योंकि मैंने कैंडिडेट देख कर वोट किया था और वो कैंडिडेट बड़ा अनपढ़ टाइप का कैंडिडेट। अच्छा, ठीक है। तो और मैंने कांग्रेस को वोट नहीं किया था। तो भी हाईलाइटेड। हाँ, तो उस टाइम मुझे वो बहुत अच्छे ओरेटर लगते थे। उनका विजन मुझे बड़ा इंस्पायर करता था। जिस तरीके की वो बातें, बहुत रिलेटेबल बातें करते थे कि हम इतना पैसा ले आएंगे, स्विस बैंक से काला धन ले आएंगे, अब इतना सारा पैसा है, डिवाइड बाय इतने सारी पॉपुलेशन, तो हर एक के खाते में इतना पैसा आ जाए। कितनी इजी बात है। सबको अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा था। तो इन चीज़ों से मैं बड़ा खुश हुआ था। पर जैसे जैसे टाइम गया तो हमें पता चला तारीफ। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना कि वो टेलीप्रॉम्प्टर है, सब है, तो वो चीज़ फेड आउट हुई। चलो ठीक है। उस टाइम वो मुझे ठीक लगी थी। आज के टाइम में मुझे उनका ना इलेक्शन का मैनेजमेंट प्रोसेस बहुत पसंद है। मतलब जिस तरीके से वो लोग इलेक्शंस को मैनेज करते हैं ना, वो एक वॉर लड़ते हैं इलेक्शन के टाइम पे। एक्चुअली वो 12 महीने इलेक्शन मोड में ही रहते हैं, राइट। और जिस तरीके से वो अपना पीआर करते हैं, काश मेरा ऐसा पीआर हो या किसी और लीडर का ऐसा पीआर हो कि इंसान। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे लीडर हैं जो हमारे देश के लिए एक गॉन अपॉर्चुनिटी है, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि एक इंसान अगर ये बोल रहा है कि तुम थाली बजाओ, हाँ, और लोग गेट बजा रहे हैं, अपने शंख बजा रहे हैं, घंटियां बजा रहे हैं छत पे चढ़ के, लोग वो बोल रहे हैं कि दिए जलाओ, तो वो दिए जला रहे हैं। वो बोल रहे हैं लाइट बंद करो, तो लाइट बंद कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सूरज नहीं है, अभी सूरज दिख रहा है लेकिन रात है, तो वो रात बोलने को भी तैयार है इंसान, लेकिन मोदी जी की बुराई नहीं सुनेगा। कहते हैं ना, हम 10,000 का सिलेंडर ले लेंगे, है ना, 500 रुपये का पेट्रोल भरवा लेंगे, वोट मोदी को देंगे। तो आप सोचो किस लेवल की पॉपुलैरिटी है, किस लेवल तक ट्रैप कर चुके हैं। तो और अगर वो काम करना चाहें, हाँ, वो अगर इंस्पायर करें हर एक बंदे को कि भाई तू ये कर, अगर वो एक बार आकर बोल देना 8 बजे कि आज के बाद किसी मुसलमान को उल्टा सीधा नहीं बोलना है, किसी दलित को उल्टा सीधा नहीं बोलना है। पर मोदी जी कहाँ बोलते हैं कि बोलो? वो ये भी तो नहीं बोलते कि नहीं बोलो। वो ये भी तो नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि जो इंसान इस तरीके से घुसा हुआ है ना दिमाग में, अगर वो आकर एक शब्द बोल दे कि वो मेरा सपोर्टर नहीं है, मैं उसको अपना देशवासी नहीं मानता जो इस तरीके की चीज़ें करेगा देश में, आई थिंक कोई नहीं करेगा।
कोई बोल दे कि जैसे उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान किया, कितनी अच्छी इनिशिएटिव था यार, जनधन योजना कितना अच्छा इनिशिएटिव था, करेक्ट, पर उनका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। स्मार्ट तो सिटी, हाँ। डिजिटल इंडिया, बहुत अच्छा। अब आप देखो ना स्मार्ट सिटी, अब क्या रियलिटी है उसकी? फरीदाबाद भी तो स्मार्ट सिटी है बट नहीं है। तो हम एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे कि कमियां हैं तो हम कैसे सुधारेंगे। तो उनका मुझे एक पीआर बड़ा अच्छा लगता है, जिस तरीके से वो करते हैं, ठीक है, जिस तरीके से वो इलेक्शन मैनेज करते हैं कि बूथ लेवल तक, कि कोने में, गांव के कोने में भी अगर कोई है तो उसको वोट डलवाने लाना है। तो उनका बूथ लेवल मैनेजमेंट उनकी पार्टी का, उनकी पकड़ है, और उनकी अपने ना स्मॉलेस्ट लीडर पे पकड़ है। ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है, मेरे भी दूसरी पार्टीज में दोस्त हैं ना, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं और वो किसी और आइडियोलॉजी के हैं, ऐसे भी हैं। ठीक है, तो वो जब मुझे बताते हैं कि इसका टिकट काटा गया एक एमएलए का या एमपी का, लेकिन इसको वहाँ से फ़ोन आया टॉप लीडरशिप से, वाह, है ना, कि क्यों काटा गया, या जस्ट बात की, तो ये एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी देता है। तो ये चीज़ें अच्छी हैं। आई थिंक ये चीज़ें दूसरी पार्टीज अगर फॉलो करें तो शायद लोग छोड़ के ना जाएं उन्हें। जो लोग कहते हैं ना पैसे के लिए जाते हैं लोग, तो हाँ पैसे के लिए भी जाते हैं, बट पैसे से बड़ी ना एक चीज़ होती है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। अगर वो है तो इंसान शायद पैसा छोड़ देगा। तो मोदी जी उस पोजीशन में बैठ के सबको अपना बना लेते हैं। हाँ, मैंने सुना है ऐसा कि ये चीज़ें हैं, तो ये तो अच्छी बात है। करेक्ट, पीआर बहुत अच्छा करते हैं, वो गलत चीज़ को भी सही प्रूव करवा देते हैं कि चीज़ें हुई हैं ऐसी, बाहर जाकर ये हो रहा है, बाहर लोग आ रहे हैं तारीफ करने मोदी मोदी, बट ये नहीं पता असल में कि दे आर ऑल पेड, दे आर इनवाइटेड। क्या बात कर रहे हो, जो फॉरेन में होता है। हाँ, मतलब वो पेड इन औरतें द आके सेंस रोने कि लग वहाँ पर जाती ना हैं। देखो वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं, आरएसएस के भी ग्रुप्स काफ़ी एक्टिव हैं, है ना। अच्छा, हाँ, तो वो अपने लोग ही तो लेके जाते हैं वहाँ पे। अगर 50 की भीड़ है और कैमरा फोकस किया जा रहा है 50 पर, तो भीड़ दिखेगी, और वही मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। मैं तो कभी नहीं गया ना, ऐसा नहीं है कि जहाँ मोदी जी की रैली हुई है वहाँ मैं कभी प्रेजेंट नहीं हुआ उस देश में। कभी कई बार ऐसा हुआ है, 1-2 बार हुआ है, मैं वहाँ पे ही हूँ। अच्छा, आपने देखा है मोदी जी को बोलते हुए? नहीं, बोलते हुए नहीं देखा, बट क्योंकि मैं किसी और वजह से वहाँ पे था, या मैं जा नहीं पाया, पहुँच नहीं पाया, वो भी रीज़न रहा है। बट वो मुझे पता है कि लोग कैसे बुलाए जाते हैं। इट इज़ ऑल पीआर, इट इज़ ऑल मैनेज्ड, स्टेज्ड होता है वो सब। अच्छा है, मतलब वो भी पीआर की तारीफ हो गई। पीआर तो अच्छा है, तो वो पीआर पे ही चल रही है। पीआर ऑरेटर भी तो अच्छे हैं, लाइक ठीक है टेलीप्रॉम्प्टर होंगे, बट अब आप कैसे बोलोगे? कितने इंस्टेंसेस हुए अगर आपने देखे हो कि टेलीप्रॉम्प्टर बंद हुआ वहीं बात खत्म। तो अगर एक्चुअली में ओरेटर अच्छे होते तो इसकी ज़रूरत ही ना पड़ती, क्योंकि हमें तो पोर्ट्रे ऐसा किया गया ना कि वो स्पीकर बहुत अच्छे हैं, और इसी बेसिस पे लोग मनमोहन सिंह को गलत बोलते थे, साइलेंट पीएम बोलते थे। और जब उन्हें साइलेंट पीएम बोलते थे, तो आज आप देखो कि जो भी वॉर लाइक सिचुएशन है उस पर हमारे देश के सिटीजन्स के लिए कोई क्लैरिटी क्यों नहीं है। वो साइलेंट ही हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे। वो एक बार अगर आकर बोल दें, देखो इतना पैनिक हुआ है, हो सकता है सिचुएशन सुधरे, और हम चाहते हैं सिचुएशन सुधरे, ऑफ कोर्स सिलेंडर्स मिले, एलपीजी मिले, सबको सब चीज़ मिले, वॉर रुक जाए। हम चाहते हैं डिप्लोमेटिकली इंडिया काफ़ी स्ट्रांग हो। इंडियन ओशन में अमेरिका का एक वॉरशिप आकर ईरान के वॉरशिप को, अमेरिका के मिसाइल्स ईरान के वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जबकि हम क्लेम करते हैं कि वी आर द गार्जियंस ऑफ इंडियन ओशन। ये स्टेटमेंट है मोदी जी का, और उस पर भी फिर ये सब होता है तो मोदी जी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं देते कि ये हमारे देश की या हमारे विसिनिटी की जगह यहाँ पर हमारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। या फिर जब ट्रंप लगातार टैरिफ पे टैरिफ लगाता है तब भी उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता, तो या फिर जब ट्रंप सीज फायर करता है वो अनाउंस करता है, तो एक बार भी नरेंद्र मोदी जी खुलकर सामने आकर उनका नाम लेकर नहीं बोलते कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने या यूएस प्रेसिडेंट ने नहीं करवाया। तो वो भी तो साइलेंट ही हुए ना। और आज के टाइम में इतना पैनिक हो रहा है सिलेंडर्स को लेकर, अगर वो एक बार आगे खुलकर बोलें, जैसे वो 8 बजे आते हैं, कि किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। पर बोल तो दिया क्या सोर्सेज, ये सोर्सेज आ रहे हैं, और अगर नहीं है, मैं अभी आते मेरे फोटो खींची है, अभी दिखा दूंगा आपको कि पैनिक है या नहीं है। अभी पर शायद अभी ये भी तो कल की न्यूज़ है कि जयशंकर ने बात की ईरान से कि हमारी करनी पड़ेगी ना। आप सोचो ना, कैसे नहीं करेंगे। तो वॉइस तो है हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग, वॉइस हो, यही इसीलिए चुना है। मैं वही बोल रहा हूँ, ईरान के साथ आज से थोड़ी अच्छे रिलेशन है, कितने टाइम से अच्छे रिलेशन है। और आप सोचो कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर, ईरान और इसराइल में वॉर है, ईरान और यूएस में वॉर है, और हम वॉर के जस्ट 1 दिन पहले 2 दिन पहले इसराइल से होकर आए, वहाँ से मेडल लेकर आए हैं, तो वर्ल्ड लीडरशिप में क्या परसेप्शन जाएगा कि हम किसके क्लोज अलाई हैं। एक ऐसी कंट्री के जिसके अगेंस्ट ईरान वॉर में है, और हम ईरान के बहुत पुराने हैं। हम तो हमेशा न्यूट्रल रहे हैं ना, हम तो हमेशा शांति दूत रहे हैं। हम एक कॉमन ग्राउंड पे रहते हैं सबके साथ कि हम वॉर के फेवर में नहीं है, बट हमने ब्लेटेंटली फेवरिज्म दिखा दिया ना एक को। तो ये क्या पॉलिसी हमारी सही थी? और जयशंकर 13-14 दिन बाद हमारी लीडरशिप बात कर रही है, क्योंकि हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स फंसे हुए हैं, वेसल्स फंसे हुए हैं। तो अगर हम शुरुआत से ही न्यूट्रल होते तो क्या पता ये सिचुएशन आती ही नहीं, क्योंकि पहले सिर्फ चाइना और रशिया को एक्सेस था वहाँ से, टियर 1 से, हाँ, उनके है ना। क्लोज अलाइज, तो फिर 3 कंट्रीज होते। अगर हम तो विश्व गुरु हैं, हमें क्यों नहीं एक्सेस? हम तो सुपर पावर है ना।
बट हमने अपने इस तरीके से पॉलिसी मोल्ड कर ली अब कि हमें किसी एक के फेवर में लगा। अब क्यों है? एप्स्टीन फाइल्स हैं, ट्रम्प ने हम पर हमारा कुछ पकड़ रखा है, क्योंकि ट्रम्प हमें इस तरीके से बोलता है कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन की वी आर अलाउइंग यू टू बाई इंडिया टू बाई रशियन ऑयल फॉर 30 days। हु इज यूएसए टू अलाउ अस? आज तक हिस्ट्री में किसी, इंदिरा गांधी बोलती थी नो वन कैन डिक्टेट अस। हाँ, ये उन्होंने रेडियो में बहुत अच्छे से कई बार बोला है कि नो वन कैन डिक्टेट अस। कोई और कंट्री इवन हेल्प भी करना चाहती है तो हमारे इंटरनल मैटर्स में नहीं बोल सकती। फिर ये अलाउ वाली बात कैसे आ गई? हम परमिशन कैसे ले सकते हैं किसी से? आपको क्या लग रहा है एप्स्टीन फाइल में नाम है? नाम तो है ही, अनिल अंबानी का भी नाम है, पर मोदी जी का तो बहुत क्लियर, अडानी का केस फंसा हुआ है यूएस में। नॉर्मल सा नाम था वो तो बहुत, क्या नॉर्मल सा नाम था? आपको पता क्या था? जितना हमें पता है उतने में ही पता है। हाँ, कि आपको क्या पता वो वीडियो? हरदीप पुरी जी का भी नाम, हरदीप पुरी का पूरा नाम है, बट उनकी बेटी को पैसा आया है, वो भी ये दिखा हुआ है। चैट्स में अनिल अंबानी स्वीडिश ब्लॉन्ड, इस तरीके की चीज़ें हैं एप्स्टीन के साथ। उसमें लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर डांस्ड एंड sang इन इजराइल इन फ्रंट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। कौन सा प्राइम मिनिस्टर? मैं तो अपने प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। तो ये सब एप्स्टीन फाइल्स में ही आया है। अभी कितना सही है कितना गलत है मैं उस पर नहीं जाऊँगा, बट ये सब एविडेंस पूरा नहीं आता। हाँ, मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये एविडेंस है। मोदी जी की तारीफ, मोदी जी के वर्ल्ड वाइड रिलेशन जो हैं वो तो अच्छे हैं इतने लीडर्स के मैं साथ। वही तो बोल रहा हूँ, क्या अच्छे हैं उसमें? तुमने क्या किया ऐसा अच्छा? क्या मस्त मिलते हैं गले वाले इतने? हाँ, बस वो अच्छा है। गले पड़ते हैं, सैफरन गले पड़ते अच्छा नहीं लगता हैं। वो खी खी खा खा, एक वो जॉनी लीवर का मीम भी चल रहा है हंसते हुए, वो इधर से हंसता है, सामने वाला उधर से हंसता है, वही है। और ये चीज़ें ना बड़ी शेमफुल चीज़ें भी हो जाती हैं कई बार कि इंटरनेशनल लेवल पर रेडिट वगैरह पर जब हम पढ़ते हैं ना तो ये मॉक किया जाता है। क्या चीज़? ज़बरदस्ती हंसना हर बात पर, ज़बरदस्ती गले पड़ना किसी से भी। ये फॉरेन पॉलिसी है क्या हमारी? एक बंदा 2014 से पहले प्राइम मिनिस्टर था, वो चुप रहता था भले ही, पर उसकी रिस्पेक्ट अलग थी, वो गले नहीं पड़ता था, वो थिएट्रिक्स नहीं करता था। आप सोचो कि बराक ओबामा खुलकर मनमोहन सिंह की तारीफ करते थे, राइट? जब वो किसी सेनेट में जाते थे या पार्लियामेंट में जाते थे तो सारे लोग खड़े हो जाते थे। क्या ये पहले नहीं हुआ है? और क्या ये तभी हुआ जब वो गले मिलते थे ज़बरदस्ती? क्योंकि पहले ना एक ये चीज़ सिखाई जाती थी, एक वो क्लासेस जो होती है ना पर्सनैलिटी ग्रूमिंग क्लासेस, कि जब भी दो बड़े लीडर्स हाथ मिलाते हैं तो एक अपना हाथ थोड़ा ऊपर रखता है। अच्छा, जो डोमिनेट करने के लिए। और अगर किसी ने रख दिया तो सामने वाला फिर दूसरा हाथ ऊपर रख देगा। ये डोमिनेंस दिखाता है। हाँ। उसमें गले पड़ना कहीं नहीं होता था। ये इस तरीके से लेवल पे चीज़ें होती थी। तुम गले पड़ रहे हो, पीछे हाथ मार रहे हो, ज़बरदस्ती हंस रहे हो, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो किसी को नहीं पता। ये वही जाने वो क्या बोल रहे हैं, शायद वो अपनी एक नई लैंग्वेज इन्वेंट कर चुके हैं। पर वो ऊपर तो हाथ रखते हैं, तो मैंने देखा है, डोमिनेंस तो दिखाते हैं। और ये तो पर्सनैलिटी में सिखाया भी जाता है, पर वो हाथ रखना अब खत्म हो गया है, उनका गले पड़ना स्टार्ट हो गया है। वो गले पड़ते हैं, वो खी खाका करते हैं, उसी में खुश रहते हैं, उन्हें समझ कुछ नहीं आ रहा है। क्योंकि और आप एक चीज़ और देखो, ये जितने न्यूज़ वाले हैं ना उनकी वीडियोस म्यूट कर देते हैं अब। जब वो किसी फॉरेन लीडर के साथ बैठे होते हैं ना, ये नहीं वगैरह म्यूट कर देते हैं, क्योंकि अगर दिखाएंगे तो कुछ और ही होगा। ठीक है, ये चीज़ें कॉल आउट कर रहे हैं हम कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप फॉरेन लेवल पर निकल के आनी चाहिए। क्योंकि आप जब हमारा इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हुआ था ना, तो आप देखो कि यूएस न्यूट्रल रहा था। यूएस ने हमें खुलकर सपोर्ट नहीं किया था। चाइना हमारे अगेंस्ट रहता ही है। इवन रशिया ने भी खुलकर सपोर्ट नहीं किया था। रशिया के भी पाकिस्तान के साथ डील हुई है उसके बाद। अच्छा, तो हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी है फिर? आइडियली तो फिर सबको अगेंस्ट हो जाना चाहिए। इससे अच्छा तो पहले ही था ना कि एटलीस्ट हम पे जो Exactly. क्लोज तो थे। अभी हम फॉरेन पॉलिसी के नाम पर ईरान से खुद को अलग कर देते हैं। स्टार्टिंग में हमारा सोशल मीडिया, बड़े बड़े न्यूज़ वाले ये ईरान को गालियां देते हैं, और अब फिर नौबत ये आई है कि वो हमारे वेसल्स पास नहीं होने दे रहा। तो अब जाकर प्राइम मिनिस्टर ने 14 दिन बाद इनिशिएटिव लिया है कि उनसे बोलें कि ईरान इज़ अ फ्रेंड ऑफ अस। अब उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने गालियाँ बकी थी? तो ये चीज़ें हैं ग्लोबल लेवल पर। आई थिंक अच्छी बात है, होने चाहिए रिलेशंस अच्छे, पर यूएस में ऑस्ट्रेलिया में जहाँ भी जाते हैं वो अडानी के प्लांट लग जाते हैं। आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है फॉरेन पॉलिसी के मैटर में। डिप्लोमेटिकली हम जितना स्ट्रॉन्ग दिखाए जा रहे हैं ना उतने नहीं है, मैं ये बोलूँगा। क्योंकि अगर होते तो ब्लेटेंटली सब खुलकर हमारे सपोर्ट में आए थे इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम। वो हुआ नहीं था। वोट चोरी आपको लगता है होती है? कहीं कहीं बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। बट सारा इलेक्शन कमीशन ने तो क्लियर कर ही दिया ना कि कहीं नहीं हुआ ऐसा कुछ। इलेक्शन कमीशन से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके तो आंसर ही नहीं दिए इलेक्शन कमीशन ने। क्या जब ये दिखाया गया कि एक नाम के कई वोट्स बने हुए हैं, वोटर आईडीज़, तो क्या ये गलत है? तो वो भी तो वोट चोरी का एक पार्ट हो गया। अगर ये दिखाया गया कि एक फ़ोटो के कई वोटर आईडी बने हुए हैं, तो ये भी है। किसी के फादर नेम सेम है
और ऐसे 100 लोग हैं तो ये भी सच है। एक घर में 500 लोग दिखाए गए हैं, 200 लोग दिखाए गए हैं, तो ये वोट चोरी का पार्टी है। और हम कोई इस पर गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अगर हम कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, हम इससे इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन कर रहे हैं। वो हमारे डेमोक्रेसी की एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल बॉडी है। अगर वो सब सही रहेगा तो इलेक्शन प्रोसेस ट्रू एंड फेयर होगा, तो हम उसको ठीक करने की बात करें। तो ये तो वोट चोरी एविडेंट है ना, ये चीज़ें हो रही हैं। और बूथ कैप्चरिंग भी हुई है पास्ट में, मतलब पहले कांग्रेस के टाइम में भी हुई है, पर अब जिस लेवल पर हो रहे हैं वो भी सबको पता है। और जब लोग बोलते हैं ये लीडर्स की सीसीटीवी फुटेज पब्लिक कर देनी चाहिए, तो उस पर इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि माँ बहन की, बेटी की वीडियोस क्यों दें हम? मतलब तुमने क्या वहाँ शावर लेने आया है क्या? कोई वहाँ वोट डालने आया है? वो सीसीटीवी फुटेजेस पब्लिक करने में उनको दिक्कत हो रही है। तो जब ये चीज़ें डाउट्स क्रिएट करती हैं तो फिर लगता है कि हाँ वोट चोरी हुई है। लगातार कितनी बार ऐसा आया है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट काट दिए गए, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था कि जितने वोट लोकसभा इलेक्शन तक कटे थे उससे डबल ट्रिपल वोट उसके बाद एकदम से कट गए विधानसभा इलेक्शन आने तक। तो ऐसा क्या हो गया अचानक से? SIR के नाम पे जो हो रहा है, जिस लेवल पर वोट काटे जा रहे हैं और एक कम्युनिटी को टारगेट करके या एक एरियाज़ को टारगेट करके वोट काटे जा रहे हैं, तो ये भी सबके सामने है ही, सबको पता है ये चीज़ें हो रही हैं। बट अगर जब तक ये चीज़ें होती रहेंगी फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा ही नहीं कभी भी। मैं तो बल्कि ये बोलता हूँ कि हमारे देश में अगर चेंज करना है, जो लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का सिर्फ US की तरह 2 टर्म कर दो फिक्स। अच्छा, आई थिंक लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जब तक ये इनहेरेंट दिमाग में रहेगा ना कि हम कुछ भी करें, काम करें या ना करें, पावर में तो आई जाएंगे कुछ एक नैरेटिव प्रोपेगेट करके, तो काम नहीं होगा। पर जब पता है कि 2 ही टर्म है तो काम होगा। अच्छा, एक और बात है जो आई गेस रियल होगी कि अक्सर आपको पार्टी से रीच आउट तो किया होगा किसी एजेंसी के थ्रू, कुछ के थ्रू, पैसों की बातें तो हुई होंगी, बीजेपी के थ्रू से तरफ से तो कुछ आया होगा कि भाई इतने ले लो, ये मत करो, ये कर दो, या किसी और ओपोजिशन की तरफ से कुछ तो आया होगा कि ठीक है बहुत अच्छा करो, करते रहो। एप्रिसिएशन आते होंगे? एप्रिसिएशन भी आते हैं। अच्छा, पहले एप्रिसिएशन की बात करते हैं। बड़े लीडर से अप्रिशिएट किया? हाँ बिल्कुल आते हैं। DM पे? DM पे नहीं, फ़ोन पे भी किया है। अच्छा, बिल्कुल किया है, और क्यों नहीं करेंगे? अच्छे तख्ते वाले लीडर पे? जी हाँ, राज्यसभा MPs के भी आए हैं। तो अपोजिशन के ऑफ कोर्स। पैसों की बात बताओ। अब पैसे तो ऑफर करते हैं, मैं तो खुद खुल के बोलता हूँ कि क्रिएटर्स ही हैं जिनको पैसे ऑफर किए जाते हैं आज के टाइम में, क्योंकि उनकी रीच ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रीच आउट नहीं किया गया है, वाया ईमेल्स वगैरह बहुत रीच आउट किया जाता है। बट जो मेरा फ्रेंड है जो वो चीज़ें देखता है, वो पहले ही फिल्टर आउट कर देता है कि नहीं करनी। अब पैसे की बात मैं बताऊँ तो 2-2 लाख पर वीडियो की भी बात किसी ने बोली है कि बस आ जाओ। एंड बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं बोलूँ, पॉलिटिकल कैंपेन्स करूँ, क्योंकि मैं नहीं करता, कि बस ये बोल दे। तो ऐसे भी लोग हैं, तो ये कॉमन है। बट अगेन मैं नहीं करता। और रही बात कि बीजेपी की तरफ से तो बनता ही नहीं, सवाल ही नहीं बनता। और अभी जैसे आपने ना कुछ वीडियोस देखी होंगी कि लोगों ने बोला, काफ़ी क्रिएटर्स ने, कि कांग्रेस वालों ने हमें पैसे दिए हैं बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए, हम उन्हें एक्सपोज करना चाहते हैं। बहुत चला था। अरावली के नहीं, ये यूथ समिट, जो ये AI समिट हुई थी। अच्छा, हाँ, तब भी चला था। उसको हाँ, उसका है ना। और फिर वो लोगों ने वीडियोस डिलीट की जिन्होंने बोला कि कांग्रेस ने हमें पैसे दिए हैं, देखो व्हाट्सएप चैट। आप खुद सोचो, कोई भी एजेंसी आपको रीच आउट करती है तो आपकी प्रोफाइल नहीं चेक करेगी वो। हाँ। जब आप बना ही एक तरीके की वीडियोस रहे हो तो क्यों कोई आपको बोलेगा कि कांग्रेस के अगेंस्ट, कांग्रेस के फेवर में वीडियोस बनाओ या बीजेपी के अगेंस्ट बनाओ, जब आपकी प्रोफाइल ही उस तरीके की बनी हुई है। तो आई डोंट थिंक कोई भी समझदार इंसान मुझे रीच आउट करेगा जो बीजेपी का है कि ये इनको फेवर करो। हाँ, नहीं, वो तो नहीं करेंगे कभी रीच आउट। एंड अगर अगेन अगर मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ ना, तो सबसे बेस्ट है कि मैं बीजेपी के लिए वीडियोज़ बनाऊँ, क्योंकि वो तो बहुत बहुत पैसा देते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो वो तो कई लोग तो उनके वही जो एनुअल पैकेजेस हैं वो 12-12, 13-13, 15-15 लाख के पैकेजेस पे भी हैं। तो ये बड़ा अब ये दूसरी पार्टीज़ ने भी स्टार्ट किया, अपोजिशन पार्टीज़ ने। क्या मतलब फिक्स पैसे देने लग गए ऐसा कुछ? यार, जो मुझे पता है कि कैंपेन्स चलती हैं, अब जो कैंपेन चल रही हैं वो इस तरीके से चल रही हैं कि हम आपको एनुअल पैकेज पर रखेंगे और महीने की 1 वीडियो या 2 वीडियो हमें चाहिए। गवर्नमेंट कहती है? नहीं, पार्टीज़ जो बोल रही है, मैं गवर्नमेंट का नाम नहीं ले रहा। हाँ, पार्टी है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ के लोग कर रहे हैं, ये दोनों तरफ के लोग करते हैं। ऑब्वियसली अब पैसा किस पे ज़्यादा है ये सबको पता है। हाँ, है ना। तो अगर कोई एक अपोजिशन वाली पार्टी 12 लाख ऑफर कर रही है किसी क्रिएटर को, तो सामने वाली शायद 20 लाख करेगी कि 20 लाख ले लो और हमारे हाँ, एक साल तक तुम हमारे साथ हो और महीने की 2 वीडियोस हमारे हिसाब से बनाओ, बाकी कुछ भी करते रहो। तो ये है, बट आई डोंट थिंक ये सही है। क्योंकि इस वजह से ना बंध जाते हो और फिर आप वो नहीं बोल पाते जो आप एक्चुअली में बोलना चाहते हो, एंड वो दिख जाता है, फेकनेस दिख जाती है। बहुत क्रिएटर्स हैं जो फेक करते हैं।
ऑफ कोर्स आपको हेट बहुत मिलती है, कमेंट में बहुत हेट मिलती है, क्योंकि पॉजिटिविटी भी बहुत मिलती है, पॉजिटिविटी बहुत मिलती है, हाँ, बट हेट दिखती ज़्यादा है। हेट दिखती ज़्यादा है, उसमें लाइक्स ज़्यादा आते हैं क्योंकि हेट। अभी फॉर एग्जांपल, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, एक वीडियो है उस पे 4 लाख लाइक्स हैं अगर, और 4000 कमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको हेट कमेंट्स दिख गए, पर आप 4 लाख लाइक भी तो देखो। करेक्ट। ये ब्रांड्स के साथ भी होता है, अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा है तो जिसे वो अच्छा लगा वो आके फीडबैक नहीं देता, वो आके स्टार रेटिंग नहीं करता, बट जिसे बुरा लगा ही विल मेक श्योर कि वो आके 1 स्टार रेट करे और नीचे बुराई करे। यस, जब मैं इन हेट पे आया हूँ, मैं इस हेट पे से आ रहा हूँ क्योंकि हेट के बाद अक्सर धमकियाँ भी आती हैं, अक्सर वार्निंग भी आती है, अक्सर कॉल आउट भी होते हैं, तो आपको फेस करना पड़ा कभी कुछ ऐसा? तो जब मेरे नेपाल वीडियो वाला इंसिडेंट हुआ था, मैंने एक वीडियो बनाई थी नेपाल प्रोटेस्ट के ऊपर, वहाँ पर जेनजी ने जब करप्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, वो पीसफुल प्रोटेस्ट थे उस टाइम, तब मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्यों हमारे देश में लोग एक स्टोरी शेयर करने से भी डरते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, या एंटरटेनमेंट क्रिएटर्स जो होते हैं, जो न्यूट्रल क्रिएटर्स बोलते हैं, वो भी डीएम में आकर तो मैसेज कर देंगे कि वाह भाई बहुत बढ़िया, बहुत हिम्मत है, पर खुद वो स्टोरी शेयर नहीं करेंगे कभी भी। मैं ये नहीं कह रहा मेरी करो, बट उस टॉपिक पर कुछ भी पोस्ट भी नहीं करते। तो मैंने ये बोला था कि हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए, हमारे देश में करप्शन है, हमारे देश में चीज़ें हैं जिन पर बात करनी चाहिए, और अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मीडिया बात नहीं कर रहा, तो सोशल मीडिया को तो करनी चाहिए, एटलीस्ट आवाज़ उठानी चाहिए, हमें भी सड़क पर आना चाहिए पीसफुली, जैसे अन्ना हज़ारे मूवमेंट हुआ था। प्रोटेस्ट इज़ अ फंडामेंटल बेसिक फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी, वरना नेता लोग कैसे बात सुनेंगे हमारी, ठीक है। बट वो 2 दिन बाद प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए थे, तो उसका वायलेंस का सारा जो भी था ठीक रहा, मेरे सर पर डाल दिया गया। अच्छा, कि आप चाहते हो कि मैं जो, हाँ मैं चाहता हूँ कि मैं भी देश में हिंसा करवाना चाहता हूँ, हिंसा भड़काना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो ट्विटर पे जो एक्स पर कैप्शन लिखा था, वो लिखा था कि नेपाल के यूथ ने कर दिया, अब इंडिया की बारी। वो तब लिखा था जब ये सब पीसफुल था, अब मुझे थोड़ी पता है कि ये वायलेंट हो जाएगा, तो ये हुआ, वायलेंट हुआ, और उस टाइम काफ़ी हेट आई, उस टाइम काफ़ी धमकियाँ आई। हालांकि फॉर द सैडनेस ऑफ ऑल दोज अंधभक्स वो केस सेटल्ड है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। धमकियाँ आई थी? धमकियाँ आई थी। किस तरह की धमकी? इस लेवल की आई थी कि मेरे फादर को, मेरे व्हाट्सएप पर मेरे फादर को मेरे घर के एड्रेस के साथ गोली मारने की धमकी आई थी। What are you saying? यस, और मुझे डरा इसलिए था क्योंकि उसमें मेरा घर का एड्रेस था एग्जैक्ट, और मेरे फादर का नाम था, फोटो थी, और उनको गोली मारने की धमकी थी। आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास आज भी स्क्रीनशॉट्स हैं, अगर कोई बोले कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुझे भी गोली मारने की धमकी आई थी, और इस लेवल पर हेट मिली थी क्योंकि वो सब पेड था। आईटी सेल वाले लोगों ने बहुत उसको प्रोपेगेट किया, मीम्स बने मेरे कि मैं हिंसा भड़काना चाहता हूँ, मेरे को ईविल दिखाया गया काफ़ी मीम्स में। इस लेवल पे किया गया कि मैं खुद सोचने पे मजबूर हो गया कि मैंने कुछ गलत कर दिया क्या। और फिर मैं बार बार उस वीडियो को देख रहा हूँ कि यार मैंने इस वीडियो में तो कुछ गलत बोला ही नहीं है, मैंने कहीं वायलेंस की बात नहीं की है, कुछ नहीं की है। तो वो 6, 7, 8 महीने में ना हेट चली थी वो, इस लेवल पर एक और ऊपर गए ये लोग, इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। जहाँ मैं जॉब करता था, हाँ, आयरलैंड में उस कंपनी को टैग किया, उसके सीईओ को टैग किया थाउजेंड्स में, कि इसको निकालो। भैया तुम्हें मेरे से दिक्कत है, अगर मेरी बातों से दिक्कत है, व्हाई आर यू गोइंग इन माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। मैंने अगर कुछ होता तो आज मैं आपके साथ बैठा नहीं होता ना, मैं कहीं ना कहीं कोर्ट के चक्कर काट रहा होता, बट केस सेटल्ड है, सब खत्म हो चुका। तो क्यों, अब तो मैं इनोसेंट हो गया ना, ऑफिशियली इनोसेंट, पर इन्होंने पहले ही जजमेंट पास कर दिया। इतना हेट दिया, मेरी कंपनी वाले मुझे कॉल पर लेकर पूछ रहे हैं क्या चल रहा है। अच्छा, वहाँ से भी? हाँ, अगर मैं इंडिया में होता तो शायद मुझे जॉब से निकाल देते। हाँ, वो तो पब्लिक में, बट वहाँ पर अगेन हम यही कहते हैं, हमें ये सीखना है बाहर के लेबर लॉज है, बहुत चीज़ें हैं। उन्होंने पूछा क्या है, मैंने उन्हें बताया, एंड दे वर ओके विद इट। उन्होंने कहा आगे से बस थोड़ा ध्यान रखना, बट वी आर ओके विद इट। तो ये चीज़ें भी हुई हैं। मैंने अपना पूरा लिंक्डइन डिलीट कर दिया, वो मेरी रोजी रोटी है, वो मैं डिलीट कर चुका हूँ, क्योंकि लोग वहाँ से ट्रैक कर रहे होंगे कंपनी कौन सी है, यस, स्कूल कौन सा रहा, क्या। यस, बहुत मेरे घर वालों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ, उनके फ़ोटोज़, मेरे घर के एड्रेस, ये तो सीधे दिल पे लगती होगी। आई गेस आप पे धमकी आए, आप झेल लोगे, गोली की धमकी झेल लोगे, बट घर वालों का नाम आते ही थोड़ा सहम जाता है ना बंदा। मैं घर वालों के से भी नहीं सहमत, वो डरता इतना। अच्छा, क्योंकि ये सब तो मुझे पता है कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जिनके साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि अभी भेजूँ पुलिस में और उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है या सॉरी बोल दिया है। अच्छा, तो ये सब कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम में ना, वो जो पीरियड ऑफ टाइम था, अगेन मैं नहीं डरता, पर उस टाइम में अपनी फैमिली के लिए थोड़ा डर गया था। मैंने अपने घर में CCTVs भी इंस्टॉल करवा लिए थे, क्योंकि जो आप जो बोल रहे हो राइट विंगर्स, वो इतना गंदा बोलते हैं और इस लेवल पर धमकियां देते हैं ना कि लोग, ऐसा तो है ना कि लोग तो इन्फ्लुएंस होते ही हैं। तो मुझे डर हो गया था कि कहीं रास्ते में भी कोई बात, कुछ इस तरीके की बात ना हो जाए। वो बहुत गंदा था, और वो उस वजह से ना काफ़ी टाइम में फैमिली के लिए थोड़ा सा इनसिक्योर तो था।
तो वो एक पीरियड था कि उस टाइम में डरा था। बाकी तो एक गालियाँ देने वाले या उल्टी सीधी बात करने वाले, इन पर मैं अब नहीं देता ध्यान। फिर वही बात जो एक डायलॉग था कि इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, तो अब तो डर खत्म हो चुका है। और मैं आपको सच बताऊं, मुझे ना इमिग्रेशन पर रोका जाता है जब भी मैं इंडिया आता हूँ। अच्छा जी। दिल्ली एयरपोर्ट में? जिस भी एयरपोर्ट पे, मैं पहले चेन्नई एयरपोर्ट आया था एक बार नवंबर में, तब मुझे 2-2.5 घंटे रोका गया। बातें हुई, पूछा तुम्हें फंडिंग कौन करता है, क्यों बनाते हो वीडियोस, ये वो दुनिया भर की बातें। अब ये लाइन से अलग करके तो हरेसमेंट ही है ना सर। और उन लोगों का तो मतलब ही नहीं है, आप एयरपोर्ट ड्यूटी में, आप इमिग्रेशन संभालो, आप अपना लाइन नहीं, मेरा जब पासपोर्ट स्कैन होता है ना तो कुछ अलर्ट आ जाता है, ये किसी ने डाला हुआ है। आप सोचो मैं एक छोटा सा क्रिएटर हूँ और लॉरा लूमर को इनवाइट किया गया जो एंटी इंडिया ट्वीट्स करती थी, उससे उसको इजीली वीज़ा मिल गया। और एक इंडियन सिटीजन को जो इंडिया का पासपोर्ट होल्डर है उसको हैरेस किया जा रहा है, मेरे व्हाट्सएप का एक्सेस मांगा जा रहा है, दुनिया भर के उल्टे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं, मेरे घर वालों के नाम पूछे जा रहे हैं, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्यों करते हो, कंपनी का नाम बताओ, सैलरी स्लिप दिखाओ, ये वो दुनिया भर की चीज़ें की जा रही है। मतलब बीजेपी की हिट लिस्ट में हो आप? क्या पता रेड फ्लैग किए हो, उसने कुछ पासपोर्ट आपका? हाँ किया है, वो तो किया है, मैं तो बोलता हूँ किया है। और एक बार मेरी एंट्री हो गई तो मतलब तुमने क्लियर कर दिया ना मुझे, फिर मेरे एग्जिट पर फिर मुझे सवाल पूछ रहे हो 1-1.5 घंटा। अच्छा, आप यहाँ से एयरपोर्ट अगर फ्लाइट बोर्ड करने जाओगे अपने आयरलैंड की, तो अगेन हाँ आप एक्सपेक्ट करके चलते हो कि बैठूंगा हाँ, और मैं? ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार हुआ ये, मतलब आते जाते में। मैं अभी जब दोबारा आया हूँ फिर मुझे एयरपोर्ट पर रोका गया है, और ऑल्दो इस बार मैं प्रिपेयर्ड था, फिर मुझसे उल्टे सीधा सवाल पूछे गए। और यार वो हैरेसमेंट लगता है कि यार तुम अपने देश में आकर ना, क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है बाहर का पासपोर्ट लेने की, मैं नहीं लेता क्योंकि मुझे अपने देश से प्यार है, मुझे यहीं आना है वापस। हाँ, मैंने पूछा था आपसे क्या वापस इंडिया आओगे, आपने बोला हाँ आने वाला हूँ। हाँ, मुझे आना है वापस। पर ये चीज़ें ना सोचने पर एक पॉइंट पर मजबूर कर देती हैं एक सेकंड के लिए कि क्या ये सब वर्थ इट है, कि मैं अपने ही देश में लाइन से अलग किया जाता हूँ, बाकी लोग सोचते हैं क्या क्रिमिनल है क्या, और फिर मुझे वो उल्टे सीधे सवालों के जवाब देने होते हैं, फिर तुम मुझे छोड़ देते हो क्योंकि कुछ है ही नहीं। क्या क्वेश्चन होते हैं मेजर? पहले सबसे पहले तो ये होता है कि क्यों बनाते हो ये सब, और क्या किससे मिलने जा रहे हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, उस कंपनी का नाम बताओ, वहाँ की हम कैसे मान लें वहाँ काम करते हो, सैलरी स्लिप दिखाओ, कौन आया तुम्हारे साथ। तो अगर मेरा दोस्त भी है ना तो उसकी भी पूरी डिटेल्स ली जाती है, उसके घर का एड्रेस लिया जाता है। फिर पूछा जाता है कि तुम अपोजिशन से सवाल क्यों नहीं करते, क्योंकि सरकार से सवाल करना है मुझे, अपोजिशन पावर में नहीं है। इमिग्रेशन ऑफिसर पूछ रहा है तुमने किस और स्टेट के लिए वीडियो बनाई जहाँ बीजेपी रूल नहीं करती? जी मैंने वेस्ट बंगाल के अगेंस्ट ही बनाई है, लेकिन बात यह है कि तुम क्यों पूछ रहे हो मुझसे ये सवाल। और अगर मैं नहीं बना रहा सबका, पहले तो मैं बना रहा हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं भी बना रहा तो उससे मैं क्या कोई थ्रेट पोज कर रहा हूँ? एक पॉलिटिकल पार्टी तो है यार, कोई माई बाप थोड़ी हो गया, देश थोड़ी हो गया। अगर कहीं कुछ ऐसा मिले कि मैंने अपने देश के खिलाफ बोला है, बिल्कुल रोको, मैं तो बोल रहा हूँ जेल में डाल दो। पर जब ऐसा कुछ है ही नहीं तब भी मुझे वो हैरेसमेंट फेस करना पड़ रहा है, तो वो चीज़ें मुझे थोड़ी सी और लगती हैं। बट आई थिंक दिस इज़ द प्राइस दैट वी हैव टू पे फॉर वॉइसिंग आउट, फॉर कॉलिंग आउट द गवर्नमेंट। एंड जो लोग बोलते हैं ना कि आपके दिमाग में भी आता होगा कभी कभी, ये बड़ा फेयर आर्ग्यूमेंट है कि ये बोलता है डेमोक्रेसी की नहीं है, ये नहीं है, बोल तो रहा है, इतनी वीडियोस बना तो रहा है, राइट दे तो दिया, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फेस करना पड़ता है। गालियाँ एक लेवल तक ठीक है, गालियाँ सब झेल लेते हैं, पर पिताजी को गोली मारने की बात कोई बेटा कैसे सुन सकता है? या हर बार इमिग्रेशन पर रोकना और फिर ये सोचना कि क्या मुझे जाने भी देंगे, मेरी फैमिली बाहर खड़ी रहती है एयरपोर्ट के जब तक मैं जाता नहीं हूँ, तो वो टेंशन भी, वो ट्रॉमा भी झेलना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। अब आप बताओ डेमोक्रेसी कैसे मालूम है? वो पेपर्स पे लगती है मुझे फिर, कि जब तक तुम किसी एक सरकार के आगे पीछे घूमते रहोगे, उनकी तारीफ करते रहोगे, एक कम्युनिटी को टारगेट करते रहोगे, तब तक तुम ठीक हो। लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा सा भी सेक्युलरिज्म की बात करोगे, सोवरेंटी की बात करोगे, डेमोक्रेसी की बेसिक वैल्यूज़ जो हमारी फाउंडेशन उनकी बात करोगे, या सरकार से सवाल करोगे, तो तुम्हें ये सब फेस करना पड़ेगा। सैडली कर दिया मैंने आपको स्पीचलेस। मैं एक बात ऐसे उठाना चाहता हूँ कि अगेन वाला पॉइंट आता है कि आप इंडिया में रहते नहीं हो, आप इंडिया के बारे में बोलते हो। तो ये इवन ध्रुव ने एडमिट किया था कि भाई वो बहुत सी चीज़ें जब बोलता है तो उसकी पूरी टीम होती है जो उसे बताती है कि ऐसे बोलना या नहीं है। जैसे उसने बोला, जब उसने धुरंधर के डायरेक्टर को, आदित्य धर को बोलना था कि वो चाटुकार है मोदी का, तो उसकी टीम ने बोला था कि ऐसा बोलो या ऐसे मत बोलो, ऐसा बोलो, इस टोन में बोलो। तो जब आपके ओपिनियन ही ऑलरेडी इतने लोगों से इन्फ्लुएंस हैं जो ये देखने की व्यूज़ आएंगे उन पर, तो क्या आप सच में क्रिटिसाइज़ कर रहे हो या फिर बस व्यूज़ के लिए आप चाह रहे हो कि यार इस टॉपिक को उठाता हूँ, आज ट्रेंडिंग है, उठाऊंगा, बोलूँगा और व्यूज़ आ जाएंगे? भाई आप
हमने लाइट्स लगा रखी है यहाँ पर, हमने माइक्स एक तरीके से लगा रखे हैं, वी आर प्रेजेंटिंग राइट। क्यों? क्योंकि हमें एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन देना है लोगों को, ठीक है, हमें एक तरीके से दिखना है लोगों के आगे। फिर आप जिस तरीके से बात करते हो शायद और कोई बात नहीं करता, आपने वो टोन बना रखी है क्योंकि आप लोगों से उस तरीके से एंगेज करना चाहते हो, लोग पसंद करते हैं, ठीक है। कोई थोड़ा लाउड बोलता है, लोग उसको उस टोन में पसंद करते हैं। हम जब तक लोग हमारी चीज़ें देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो उसका फ़ायदा क्या है? मैंने वो चीज़ नहीं देखी जो आपने बोली है, बट मैं एडमिटिंग की व्यूज़ के लिए तो करते हैं। नहीं, मैं वही समझाने जा रहा हूँ। पहली बार मैं जो आपने ध्रुव की बात की, मैंने वो नहीं देखा, वो कहाँ बोला है मुझे नहीं पता, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ पॉडकास्ट। हाँ ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ वो बोला है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो लोगों को कन्विंस करने की जो टोन होती है, लोगों तक अपनी बात पहुँचानी है, वो किस तरीके से पहुंचाई जाए कि लोग कन्विंस हों या लोग इन्फ्लुएंस हों या लोग समझें, एंगेज हों उससे। भाई किसी ने 15 मिनट की वीडियो बनाई और कोई 2 मिनट देखकर उसको बंद कर रहा है और कोई 10 मिनट देख रहा है, तो हम तो चाहेंगे ना कि अगर 10 मिनट देख रहा है तो क्यों देख रहा है, हम अपना मैसेज भी पहुंचा दें, एट द सेम टाइम हम उनको एंगेज करें, राइट। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को एंगेज करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे अगर आप 1.5 मिनट की वीडियो डाल रहे हो, 1 मिनट की डाल रहे हो, आपको शुरू के 3-4 सेकंड में एंगेज करना है, तो कुछ तो ऐसा बोलना पड़ेगा कि लोग टिके उस पर। बस आई थिंक वो ही होगा। और ऐसा मैं भी कई बार करता हूँ कि स्टार्टिंग में कुछ ऐसा बोला, जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि नीचे नरेंद्र मोदी की वीडियो चल रही है और मैंने उसको राहुल गांधी एड्रेस किया है सटायर वे में। जैसे वो राहुल गांधी जो हमारे पहलगाम में आर्मी वाले शहीद हुए थे ना, उनकी वाइफ को बहुत ट्रोल किया गया था, तो उनसे मिलने उनके घर गए थे। आइडियली हमारे प्राइम मिनिस्टर को वो चीज़ करनी चाहिए थी या उनका कोई मिनिस्टर जाना चाहिए था, जबकि सब लोग शांत रहे थे और खूब आईटी सेल वालों ने उनको ट्रोल किया था क्योंकि उन्होंने बोल दिया था, सॉफ्ट टोन में काफ़ी चीज़ें बोल दी थी उनकी वाइफ ने। तो मैंने ये बोला था कि देखो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने अच्छे आदमी हैं, ये इनको ट्रोल किया जा रहा है आर्मी वाइफ को और उनसे मिलने जा रहे हैं। और तो गए थे राहुल गांधी। हाँ, तो ये एंगेज करने के लिए लोगों को, और एक तरीके से सटायर भी हो गया, मेरा मैसेज भी चला गया और लोग एंगेज भी हो गए। मूवीज के लिए क्या कहना है आपका? बहुत सी मूवीज अभी धुरंधर, ध्रुव ने भी बोला है, मैंने भी बोला है क्या कि ब्रूटैलिटी एक एक्सटेंट तक ही ठीक है, बट हेट अगेंस्ट पाकिस्तान में क्या दिक्कत है? होने तो ब्रूटल। हाँ बिल्कुल होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी ब्रूटैलिटी पे बात है। मतलब ब्रूटैलिटी ये कि जब मूवी में वॉयलेंस इस कदर हाई दिखा दी जाए कि लोगों के दिमाग में बैठती हैं चीज़ें, उससे मुझे वो चीज़ नहीं पसंद। ठीक है। तो जब हम एक सेंसर बोर्ड जब एक नॉर्मल किसिंग सीन को सेंसर कर देता है कि ये शायद गलत इम्पैक्ट छोड़ेगा लोगों पर, है ना। अगर दीपिका पादुकोण ने एक कलर की बिकिनी पहनी है तो उसको भी सेंसर करने की बात होती है। तो ये तो एक किसी भी नॉर्मल इंसान के, आज नेटफ्लिक्स हर कोई देख रहा है, बोलेंगे अगर सिनेमा में नहीं, थिएटर में नहीं आ रहे हो तो नेटफ्लिक्स पर तो एक बच्चा देख भी सकता है ना। बच्चा छोड़ो, एक अडल्ट भी देखेगा तो दिमाग में कहीं ना कहीं तो वो ब्रूटैलिटी का इम्पैक्ट आएगा ना। मैं उसके अगेंस्ट हूँ। और पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान इज़ एन एनिमी नेशन, हम सब मानते हैं। तो हम एट द सेम टाइम ये भी बोलते हैं कि फिर क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ बिन बुलाए चले गए थे, उससे पहले तो हमारी कोई पॉलिसी थी नहीं ना उनके साथ ट्रेड वगैरह की। तो फिर उस पर क्वेश्चन जब करते हैं तो बोलते हैं कि ये इस पर क्वेश्चन मत करो। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, फिर बिल्कुल ही टाई कट ऑफ हो जानी चाहिए। ज़रा भी अभी हमने देखा जब दीपू की हत्या हुई तो बांग्लादेश को बॉयकॉट किया गया। फिर शाहरुख खान की टीम KKR में मुस्तफिजुर रहमान को ले लिया, उस पर खूब कॉल आउट किया गया। क्या था? शाहरुख खान की IPL टीम में मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेश के बॉलर प्लेयर था, उनको लिया था। IPL में पूल में डाला गया, फिर जब पूल में है बंदा तो लिया भी गया, खरीदा भी गया, उस पर खूब बवाल हुआ। फिर BCCI ने, IPL ने बोला इन्हें हटा दो, तो उन्हें IPL से हटा भी दिया गया, बांग्लादेश बॉयकॉट हुआ। बट फिर हम आज के टाइम में उनको डीजल भी सप्लाई कर रहे हैं। तो लोगों के लिए है जो कुछ है, अपने लिए कुछ नहीं है। अभी इसी बात पे बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला था कि ध्रुव कभी बीजेपी को फेवर करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक तो फंडिंग रुक जाएगी, दूसरा उसके सब्सक्राइबर बेस घट जाते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, बार बार हम ये क्यों बात कर रहे हैं बीजेपी को फेवर या बीजेपी के अगेंस्ट। बात हो रही है देश की, बात हो रही है देश की कमियों की। उसमें एक सरकार है जो बीजेपी की है, हम उस सरकार से सवाल कर रहे हैं। और अगर उस सरकार की तरफ से, या फॉर एग्जांपल अगर बीजेपी की तरफ से कुछ गलतियां हो रही हैं या कुछ कमियां हैं या कुछ ऐसे नैरेटिव्स प्रोपेगेट किए जा रहे हैं जो कि सच हैं, जो फैक्ट है, वो करते हैं नैरेटिव प्रोपेगेट, तो उसके बारे में बात करना, ये उनके अगेंस्ट बात करना नहीं है, ये अपने देश के हित में बात करना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश बड़ा प्यार से बना हुआ है, हर तरीके की कम्युनिटी के लोग, इवन हर 10 किलोमीटर पर लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो हम लड़ने के लिए हमारे पास बहुत छोटी छोटी वजह है, हम किसी भी बात पर लड़ सकते हैं।
पर अगर उन चीज़ों को एक ऐसी पार्टी जो रूल कर रही है हमारी कंट्री को वो प्रोपेगेट करेगी और उसको कॉल आउट हम कर रहे हैं, तो हम अपनी कंट्री की जो बेसिक फाउंडेशन है ना उसको इंटैक्ट रखना चाहते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। हम उनको हेट नहीं करते। और रही बात कि वो अब चेंज करेगा तो उसके व्यूज़ चले जाएंगे, तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर कोई अच्छी चीज़ होगी जो पूरे देश के लिए, जैसे वॉर्स होते हैं, है ना, तो वॉर्स के टाइम हम एज इंडियंस कलेक्टिवली एक ही चीज़ को सपोर्ट करते हैं, अपनी देश को, जो भी गवर्नमेंट का स्टैंड है, क्योंकि वहाँ वो हमारे लिए बिल्कुल आंसरेबल अथॉरिटी है। बट उस पर भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे वो सिक्योरिटी की बात हुई, पहले वॉर सेटल हो गया, उसके बाद ये सवाल उठाए गए कि भाई सरकार अब बता दो कि सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ। तो हम देश की बात कर रहे हैं। आई डोंट थिंक वो प्लीज़ करने वाली एक बात है। और बीजेपी के अगेंस्ट बात करना, देश के अगेंस्ट बात करना नहीं है। बाकी लोग भी और बाकी पार्टीज भी इसी देश का हिस्सा है। चाहिए हम एज इंडियंस इंडिया के लिए बात कर रहे हैं। ये बड़ा गलत नैरेटिव बना दिया है कि मोदी के अगेंस्ट बात करना या बीजेपी के अगेंस्ट उनकी पॉलिसीज़ को कॉल आउट करना ये इंडिया के अगेंस्ट बोलना है। नहीं, जैसे पहले होता था ना, इंडिया इज़ इंदिरा, और लोगों ने उसको गलत बोला था। तो इंडिया इज़ नॉट मोदी, इंडिया इज़ नॉट बीजेपी। इंडिया बहुत बड़ा देश है, 1.4 बिलियन लोग हैं इंडिया। तो जब हर किसी की इंसान की बात होगी ना, तो इंडिया की बात होगी। किसी एक इंसान की जो एक पावर में बैठा हुआ है उसको तुम इंडिया लेवल मत करो प्लीज़। अच्छा, आप ही की वीडियो के नीचे जब आई लव फ्रॉम पाकिस्तान ऐसे ऐसे बहुत कमेंट देखे हैं मैंने अगेन, तो वो क्यों आते हैं? मैं तो नहीं पढ़ता अपने कमेंट्स, पर आए हुए होंगे जब आपने देखे हैं, तो अब मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। अगर वीडियोस वहाँ पहुँच रही हैं और वो लोग देख रहे हैं, तो मतलब मैं कभी अपने वही वाली बात, मेरे किसी वीडियो में एंटी इंडिया एलिमेंट्स नहीं है या एंटी इंडिया कॉन्सेप्ट्स भी नहीं है। जो है अपने देश के बेहतरी के लिए बात है। वो लोग जो भी कमेंट कर रहे हैं वो मेरे हाथ में तो है नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे ही ज़बरदस्ती कर रहे हो, फेक अकाउंट्स बनाकर। ये भी हुआ है, कई लोग हैं ऐसे जो कर देते हैं ये चीज़ें, ताकि एक फिर वो स्क्रीनशॉट काट के डाला जाए कि देखो ऐसी चीज़ें चल रही हैं। इसमें आई डोंट थिंक मेरे लिए पाकिस्तान एग्जिस्ट भी करता है। मैं तो काउंट ही नहीं करता वो देश, इतना गया गुजरा देश है। ऐसे देश हम कंपटीशन करें यूएस से, रशिया से, चाइना से, हम क्यों ऐसे मतलब गए गुजरे देश से कंपटीशन कर रहे हैं आज भी? बात भी क्यों कर रहे हैं? सही बात है, ठीक है। आपको नहीं लगता मोदी है तो मुमकिन है? हाँ, मोदी है तो काफ़ी चीज़ें मुमकिन है। मोदी है तो एलपीजी की लाइन भी मुमकिन है आजकल तो। मतलब क्या आपने भी उसके बारे में कुछ बोला था ना, गाने के बारे में, जो मोदी है तो मुमकिन में सारे बॉलीवुड स्टार्स आए थे। हाँ, क्या गलत था? ठीक है, सारे जो सपोर्ट करते हैं दिल से वो आए हैं और बोल रहे हैं। बिल्कुल आना चाहिए सपोर्ट करते में। पर सपोर्ट करते में एक बॉलीवुड के जो एक्टर्स होते हैं ना, उनकी रीच बहुत ज़्यादा होती है और लोग उनके फैंस होते हैं। और जो लोग जिनके फैंस होते हैं ना, उनसे इंस्पायर होते हैं, जो वो अपनी डेली लाइफ में करते हैं वैसी चीज़ें करना चाहते हैं, वैसी चीज़ें इम्बाइब करना चाहते हैं। तो उस वक्त मेरा ये कहना था कि कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि ये लोग पेड चीज़ें करने के लिए तो आगे आ गए हैं, विच इज़ ओके, अगेन ठीक है, काफ़ी लोग करते हैं। बट एट द सेम टाइम दे शुड ऑल्सो कॉल आउट जो देश में चीज़ें कमी है या देश में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में भी तो फिर उतनी ही मुखरता से बोलना चाहिए ना, खूब तेज उतने ही एक्सप्रेशंस के साथ। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जब हमारे देश में कुछ भी इंस्टेंसेस होते हैं, जब हमारे देश में माइनॉरिटीज़ पर अटैक होते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बना के वो चीज़ें कर रहा है। करेक्ट। ये तो रिपोर्ट्स हैं कि कैसे 2014 के बाद वो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट हेट क्राइम्स बढ़े हैं, तो उस पर भी बोलना चाहिए। अगर उस पर नहीं बोलना चाहते क्योंकि आप लेबल हो जाओगे, तो एटलीस्ट जो देश में पोल्यूशन का लेवल है और वो बढ़ रहा है, हम अभी फरीदाबाद में बैठे हैं और आपको पता है क्या हालत हुई है अभी पीछे टाइम में, है ना। और ऐसा भी नहीं कि पहले लोग नहीं बोलते थे या पहले की सरकार थी उनके अगेंस्ट लोग नहीं बोलते थे, तब भी बोलते थे। इस बार ज़्यादा इसलिए बोला क्योंकि झूठ फैलाया गया कि पानी छिड़का जा रहा है और इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, जबकि उस लेवल पे कभी हुई नहीं थी चीज़ें और वो गलत थी। ठीक है, छुपा रहे थे ना, AQI जो AQI लेवल से वो छुपा रहे थे। AQI थोड़ी है, AIQ IQ ही नहीं है वैसे तो आइडियली तो पर्ची CM है, पर फिर भी एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट तो करेंगे कि उन चीज़ों पर भी आवाज़ उठाई जाए। बट जब वो नहीं होता तब मैं उस हिपोक्रेसी को कॉल आउट करता हूँ कि हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो पेड एक्टर्स भी मुमकिन है, मोदी है तो पेड प्रोपेगेंडा भी मुमकिन है। पेड होता है ये सब? 90% तो पेड ही होता है। आपको नहीं लगता उस गाने में जो एक्टर्स आए हैं वो बाय हार्ट आए होंगे? बिल्कुल बाय हार्ट नहीं, बाय डर आए थे वो।
अगर वो पेड नहीं थे तो। क्योंकि आज के टाइम में आप देखो कि कौन ऐसा है जो खुल के, क्योंकि पहले ना आपने भी नोटिस किया होगा या अगर आपने रिसर्च किए तो आपने देखा होगा कि जूही चावला के ट्वीट्स थे, अमिताभ बच्चन के लगातार ट्वीट्स आते थे, और भी कई एक्टर्स थे, अनुपम खेर, सब ट्वीट्स करते थे कि डॉलर इतना गिर गया और हम तो डॉलर का अंडरवियर भी नहीं पहनते, पेट्रोल पंप के से रिलेटेड काफ़ी ट्वीट्स आते थे, काफ़ी पोस्ट आते थे, काफ़ी वीडियोस बनती थी, शिल्पा शेट्टी वगैरह खूब बनाते थे। हम भी इन लोगों को बहुत पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है, इनके आर्ट के लिए सबको पसंद करते हैं, उसकी अलग रिस्पेक्ट है। बट फिर हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से वो नैरेटिव अब चेंज हुआ है। क्या अब डॉलर लोएस्ट नहीं है, रुपया लोएस्ट नहीं है? कल की ही न्यूज़ है। और इनफैक्ट जब भी न्यूज़ आती है ना रुपये और डॉलर की, अगर आप पढ़ोगे तो उसमें यही आता है कि एट द लोएस्ट, रिकॉर्ड लो, क्योंकि कवरी नहीं दिखती। हाँ एग्जैक्टली तो फिर उस पर आज कोई क्यों नहीं बोल रहा? पेट्रोल जब 100 छू गया तब भी कोई कुछ नहीं बोला। तो फिर तो मैं यही कहूँगा ना कि शायद एक डर है, क्योंकि अगर कोई भी कुछ बोलता है तो उसके घर ईडी आ जाती है, सीबीआई आ जाती है, तो भाई अगला बंदा क्यों ही डिफिकल्टी लेना चाहेगा या बट उसको तोड़ के भी उन बैरियर्स को तोड़ कर भी अगर कोई कोशिश कर रहा है बोलने की, मेरे लिए उसकी अलग रिस्पेक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल प्रकाश राज सर, वो इतना कुछ झेल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें काम नहीं मिल रहा है, काम मिल रहा है, लगातार काम कर रहे हैं, बट वो डंके की चोट पर कुछ बोल भी तो रहे हैं कि जो देश में गलत हो रहा है वो गलत है। और ऐसे काफ़ी लोग हैं जो बोल रहे हैं, बट अगेन फिर उनको लेबल कर दिया जाता है, वो चीज़ों से मे बी लोग बचना चाहते हो, तो फिर मैं ये नहीं मानूंगा कि ये जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। मैं मान लूंगा कि वो जो ये बोल रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है, अगर वो देश में अलग इश्यूज पर भी बात कर रहे हैं तो। अगर वो सब पे बोल रहे हैं अगर वो सब पर बोल रहे हैं तो लाइक आपने बोला वो सब पेड होंगे, यस, तो आप पेड क्यों नहीं है? आप भी तो पेड हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। अपोजिशन पार्टी है, वी हैव सीन यू, मतलब ऐसे नहीं बोला कि आप फेवर करते हुए दिखते हैं कांग्रेस या आपको, बट आप क्रिटिसाइज जिस हद तक करते हुए दिखते हैं, तो आप भी पेड हो सकते हैं। इसके ना 2 आंसर्स दूंगा मैं, एक तो पेड वाला और एक क्रिटिसाइज वाला। अलार्म भी बजा, देखो चौकन हाँ ठीक है। पेड वाले की बात यह है कि इसमें कोई दोहराई नहीं है कि लोग पेड होते हैं, राइट? मैं बहुत इजी कॉन्टेक्स्ट देता हूँ लोगों को। मैं फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हूँ, इंस्टाग्राम में मेरे भी 8 लाख कुछ फॉलोअर्स हैं, तो मेरे को अक्सर कैंपेन आती है, ओपनली बता देता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट से भी आती है, दिल्ली से भी आती है, वहाँ से भी आती है, और ऐसे बोल देते हैं वहाँ रहते हो तो बेटर होगा, नहीं रहते हो तो विजिट कर लेना, वहाँ की तारीफ कर लेना, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते ही हैं। तो ये सब पॉलिटिकल कैंपेन मोस्ट ऑफ देम आर पेड, और वो आप भी एक्सेप्ट कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि आपने कभी नहीं करी कोई पेड कैंपेन? मैंने बहुत रेयरली, मैं जब भी किसी से बात करता हूँ ना इस बारे में किसी भी पॉडकास्ट में, तो मैंने हमेशा इस बात को बताया है कि मैं 100% नहीं, लेकिन 95% मैं नहीं करता। ओके। और जो मैंने 5% भी की है वो मैं किस लिए की है, वो बड़े जेन्युइन इश्यूज हैं। जैसे मैंने बताया किसी को कि पंजाब के ड्रग्स के ऊपर एक कैंपेन आई थी कि वहाँ पर युद्ध नशिया विरुद्ध एक कोई कैंपेन चल रही थी। मैंने उसके बारे में जब पढ़ा तो मुझे वो ठीक लगी कि इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, इससे लोग इंस्पायर हो सकते हैं। तो मैंने, वो पेड पॉलिटिकल कैंपेन थी ऑल दो, बट इट वाज अ जेन्युइन केस, इट वाज अ जेन्युइन थिंग। हाँ, और दूसरी बात जो आपने बोली क्रिटिसाइज करने की, कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ, तो देखो मैं हमेशा ये बोलता हूँ और पहले से बोलता हूँ कि सरकार के पास पूरी एक मिनिस्ट्री होती है अपना एडवर्टीजमेंट करने की, अपनी पॉलिसीज़ को लोगों तक पहुँचाने की, और आज के टाइम में उनके पास तो एक और बहुत बड़ी एजेंसी है जिसको हम मीडिया कहते हैं। सरकार के पास एक एजेंसी है नहीं, सरकार के पास जो मीडिया है ओके, वो खुलकर एडवर्टीजमेंट करती है। आप देखो ना, कोई भी एक न्यूज़ पिछले कितने सालों में आई है जो एक बार भी प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन कर रही है या किसी भी मिनिस्टर को क्वेश्चन कर रही है? मेरे हिसाब से तो मैंने तो नहीं देखी, और अब तो लोग न्यूज़ देखना बंद भी कर चुके हैं इसीलिए। ठीक है, तो जब वो लेवल पर उनका प्रोपेगेंडा चल रहा है या उनका एडवर्टीजमेंट चल रहा है, तो ऐसा है कि हमारा देश परफेक्ट हो चुका है? रंग दे बसंती का डायलॉग है, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। अब बनाएंगे कैसे? जब हम एडमिट तो करें कि कुछ गलतियां हैं, भाई नहीं है हवा साफ, नहीं है पानी साफ, तो अगर मैं उसके ऊपर बोल रहा हूं तो मैं एंटी इंडिया हूं, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं कि हमने तुम्हें चुना, ठीक है, एक काम के लिए चुना, ठीक है, वो कमी है उसको सुधारो। तो ये क्रिटिसाइज ब्लेटेंटली, मतलब हो सकता है मेरी लैंग्वेज थोड़ी लाउड है, बट अगेन वो लोगों की लैंग्वेज है। जो लोग, अगर ग्राउंड पे लोग शांत हैं तो मुझे कोई क्यों ही सुनेगा, पहली बात। और अगर कोई मुझे सुन रहा है उस लाउड वॉइस में, तो इसका मतलब उनमें भी गुस्सा है ना, किसी पे दर्द है, किसी पे गुस्सा है, तभी वो रिलेट कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एज अ होल इंडियन पॉलिटिक्स को आप क्या देख रहे हैं अगले कुछ 10-15 सालों में, या फिर जब हम कहते हैं 5 ट्रिलियन इकॉनमी, वहाँ पे क्या देखते हो आप, या इंडिया को एज अ होल कैसा देखते हो, पॉलिटिक्स को कैसा देखते हो, हमारी इकॉनमी को क्या देखते हो, कहाँ जाने वाला है, क्या दिशा है, पॉजिटिव है या अभी भी? इंडिया को कैसा देखता हूँ? इंडिया को मैं अपना देश देखता हूँ, एज अ प्रोग्रेसिव नेशन देखता हूँ, एज अ ग्रेट नेशन देखता हूँ जिसमें ताकत है ग्रेटेस्ट बनने की, और मैं उन कमियों को एक्नॉलेज करता रहूँगा जब तक वो रहेंगी। ठीक है,
इंडियन पॉलिटिक्स की बात करूँ तो आज के टाइम में बहुत गंदी है। आज के टाइम में लोग हेट करने लगे। हमने वो टाइम भी देखा है बचपन में, जब हम अटल बिहारी वाजपेयी को देखते थे, सोनिया गांधी को देखते थे, सुषमा स्वराज को देखते थे, वो आपस में लालू प्रसाद यादव को देखते थे, हंसी मजाक भी चलती थी, पार्लियामेंट में भी चलती थी बिल्कुल। अब बहुत हेट्रेड हो गई है आपस में, और ये बहुत एविडेंट है। और अगर तुम किसी पार्टी के लीडर को जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शंस जेल में भेज रहे हो तो वो तुमसे कैसे बात कर लेगा, मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, रेफरिंग टू अरविंद केजरीवाल, और वो क्योंकि अब वो इनोसेंट प्रूव हो गए, वो केस ही खत्म हो गया, सिर्फ इलेक्शंस के लिए तुमने वो चीज़ की, और ऐसा कई जगह हुआ है। तो वो चीज़ गलत है, और इसीलिए मैं कहता हूँ इंडियन पॉलिटिक्स अभी तो आई डोंट थिंक वो लेवल है जहाँ हम खुलकर एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, खुलकर क्वेश्चन कर सकते हैं, या खुलकर सटायर भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कॉस्ट पे करनी होती है। इवन जो यूट्यूबर्स, जो जर्नलिस्ट हैं, जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो बड़े तरीके से बहुत नाप तोल के अपने वर्ड्स बोलते हैं, बचते हैं कि कहीं कुछ एक्शन ना हो जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे घर चलाना है ना सबको। करेक्ट। तो ये चीज़ें हम यूएस बनने की कोशिश कर रहे हैं, सुपर पावर, पर वो बहुत डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं। अभी मैं देख रहा था वहाँ पर किसी एक बड़े कमेंटेटर ने, पॉलिटिकल कमेंटेटर ने, ये शायद कैलिफोर्निया का कोई बंदा है, पॉलिटिक्स में ही है, उसने एक मीम डाला है जिसमें रशिया वाले ने, रशिया के प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को एक डॉग की तरह होल्ड किया हुआ है। उनको उन पे लिबर्टी है वो करने की, पर क्या हम यहाँ कर सकते हैं? सोच भी सकते हैं ऐसा करने की? पर होता था ये। जो आके लक्ष्मण जी थे मेरे ख्याल से, जो आर्टिस्ट हम पे कितने कार्टून्स बनते थे, बनते थे, मनमोहन जी पे बनते थे, सोनिया गांधी पे बनते मनमोहन सिंह को पल्लू पकड़ के पीछे चलाया जाता था। क्या आज के टाइम में हम ट्रम्प के पल्लू पकड़ के मोदी जी को चलवा दें और उस पर FIR ना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। कितने तो ट्वीट्स के एक्सपर्ट नोटिफिकेशंस आते हैं, मेल्स आते हैं कि ये डिलीट हो चुका है, इंडिया में नहीं विजिबल होगा, क्योंकि अच्छा जब मैंने लिखा था, जब उन्होंने लिखा था मोदी जी ने कि इंडियन ओशन, वी आर गार्जियन ऑफ इंडियन ओशन, तो मैंने उस पर सटायर करके लिख दिया था, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो उन्हीं का डायलॉग है। वो अब इंडिया में विजिबल नहीं है। वो ऐसे 3-4, ठीक है, इंडिया ने एक्स से भी, ये हमारी मिनिस्ट्री ने उनको डायरेक्ट किया है, एक्स को, ट्विटर को, इंस्टाग्राम को, वो मेरे पास ईमेल्स भी हैं कि ये विदहेल्ड कर लिए गए हैं। इंडिया को नहीं दिखना चाहिए। यस, इवन हमारे ऊपर भी कई बार कोशिश की गई हमारे अकाउंट्स को रेस्ट्रिक्ट करने की। कितने लीडर्स हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है इन चीज़, तो खुलकर तो कोई बोल ही नहीं सकता। तो इंडियन पॉलिटिक्स आई डोंट थिंक मैच्योर इनफ है आज के टाइम में। पर मैं होप करता हूँ कि एक ऐसा टाइम आए जब लोग खुलकर एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर सके रिस्पेक्टफुली। सटायर भी हो तो वो फन वे में हो, डेरोगेटरी नहीं होना चाहिए, वो मैं भी मानता हूँ। गालियाँ ना दो एक दूसरे को, हेट मत दो एक दूसरे को, वो अभी बहुत है। बहुत क्रिएटर्स हैं, लेफ्टिस्ट में भी बहुत क्रिएटर्स हैं जो हेट देते हैं। हाँ है, रेंटिंग गोला करके बहुत ज़्यादा बोलती हैं वो। ठीक है, वो आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है, हो सकता है लैंग्वेज हार्श हो। मैं अपना बोल सकता हूँ कि मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मैं ध्रुव की वीडियो देखता हूँ, मैं उसकी नहीं देख पाता। शायद वही है कि मुझे नहीं, वो मेरा पर्सपेक्टिव है। ओके, एग्जैक्टली मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं घर में घुसूँ लोगों के, और वहाँ कोई बूढ़ा भी देख पाए और कोई बच्चा भी देख पाए, इसीलिए मैं अपनी लैंग्वेज उस हिसाब से रखता हूँ। बट मैं नहीं चाहता किसी में हेट्रेड आए, मैं नहीं चाहता लोग आपस में लड़े, मैं नहीं चाहता एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ चीज़ें पोस्ट करे, कुछ लैंग्वेज इस तरीके की यूज़ करे जो हर्टफुल हो, सेंटिमेंट्स को हर्ट करे या कुछ करे। हाँ, तरीके की बात करनी चाहिए, वो अभी आई थिंक इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत मिसिंग है। इंडियन पॉलिटिक्स बहुत इमेच्योर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि वो ताकत नहीं रखते सुनने की। क्या इसे कोई एक नेशनल पार्टी बदल सकती है? नेशनल पार्टी ही बदल सकती है। कौन सी बदल लेगी? जो भी अब पावर में आए, ये तो नहीं बदल रही, ये तो उसको और बढ़ा रही है, उस नैरेटिव को, हेटरेड नैरेटिव को, क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स ही उस पर है। और अगर नहीं होती तो हर इलेक्शन से पहले हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं आता। ठीक है, उनके लीडर्स टाइम एंड अगेन कुछ इस तरीके की, हिमंता बिस्वा शर्मा हो गए, निशिकांत दुबे हो गए, इस तरीके के कमेंट्स नहीं करते जो लोगों में हेट मैसेज दे। लेकिन हाँ, अब जो भी पार्टी आएगी, एटलीस्ट हमारी एक्सपेक्टेशन ये है जब भी आए वो इन चीज़ों को सटल करे, पहले वो प्यार का मैसेज दे, मोहब्बत का मैसेज दे, भाईचारे का मैसेज दे। और ये आई थिंक जैसे स्वच्छता अभियान हुआ था, जिस लेवल पर जनधन योजना की गई थी या उज्ज्वला योजना की गई थी, उसके एग्जीक्यूशन नहीं हो पाए थे। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें पॉलिसी में ज़रूर आए और ये चीज़ें ग्राउंड लेवल पर लोगों के दिमाग में डाली जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब तक ये नहीं हो पाएगा, और वो नेशनल पार्टी ही कर सकती है। हम अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश कर लें, उनकी फार रीच है हमसे। करेक्ट। और मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पर वो पिलर तो अब नहीं रहा, मुझे लगता है पिलर तो नहीं रहा। बट अगेन बीइंग ऑप्टिमिस्टिक इनफ, मैं चाहता हूँ कि मे बी अगर रेजीम चेंज हो तो वो टोन डाउन करे, चीज़ें अच्छी हों, क्योंकि वो ही ड्राइंग रूम में पहुँचते हैं लोगों के। वो अगर ये नैरेटिव चलाते रहेंगे मुसलमानों के अगेंस्ट और दूसरी कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट, दलित्स के अगेंस्ट, या सरकार का
तारीफ़ करते रहेंगे, उनके खिलाफ जो बोलेगा उनको एंटी इंडिया बोलेंगे, तो लोगों में नफरत और फैलेगी। और ये नफरत उसी का नतीजा है। मैं कहूँगा सरकार का भी उतना नहीं है जितना कंट्रीब्यूशन हमारी मीडिया का है। मीडिया एकदम बर्बाद हो चुकी है हमारे देश की। यहाँ तो मैं भी agree करता हूँ। टीआरपी के इतने भूखे हो चुके हैं ना वो लोग, इतने भूखे कि वो किसी को भी किसी हद तक टार्निश करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये सोशल मीडिया पे भी हो रहा है, लेकिन क्योंकि न्यूज़ मीडिया की रीच ड्राइंग रूम तक है, तो जो 60 ईयर्स के जो व्हाट्सएप अंकल्स हैं ना, वो उन्हीं से बन के आए। जो भी घर के 3-4 वोट इन्फ्लुएंस करते हैं, बिल्कुल करते जो हैं घर का बड़ा होता है ना। बिल्कुल करते हैं। ये मीडिया पे जिस दिन बैन लग गया ना हमारे देश में आज के टाइम में, बहुत नैरेटिव्स हैं वो सुधर जाएंगे। जिस दिन मीडिया ने सरकार को सवाल करना शुरू कर दिया, या तो वो मीडिया चैनल बैन हो जाएगा, और अगर वो मीडिया चैनल बैन नहीं हुआ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ सरकार गिर जाएगी, वोट नहीं मिलेंगे। एक भी मीडिया अगर अच्छे से रोज सबको साथ आना पड़ेगा। रोज क्वेश्चनिंग कर दें। रवीश कुमार जी के साथ क्या हुआ था? क्योंकि अडानी ने एनडीटीवी को टेक ओवर कर लिया था, एंड ही फेल्ट कि वो उस हिसाब से बात नहीं कर पाएंगे जिस हिसाब से खुलकर वो करते थे, और वो हो भी रहा है। एनडीटीवी अब एंटायरली चेंज हो चुका है। करेक्ट। फर्जी खबरें चल रही हैं, पहले झूठी खबरें नहीं आती थी, और एक तरीके से वो लाउड रिपब्लिक का दूसरा अवतार बन चुका है। तो बड़ा सटल रहता था, तरीके से बात होती थी, न्यूज़ पढ़ी जाती थी, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो हाँ, हम तो देखते हैं रवीश कुमार को यूट्यूब पर, काफ़ी लोग देखते हैं। आप तो यूट्यूब पे एक्टिव हैं। हाँ, मैं रवीश कुमार को, ध्रुव राठी को, अभिसार शर्मा को, और भी काफ़ी लोग हैं जो रिकमेंडेशंस में आते हैं, उनको देखता हूँ। और मेरी फैमिली में भी सब यूट्यूब पे न्यूज़ देखते हैं। आई थिंक बहुत फैमिलीज़ में अब यूट्यूब पर देखते हैं, पर अगेन वो रेशियो फिर भी कम है जो न्यूज़ वालों का है, वो उनकी रीच बहुत ज़्यादा है। तो न्यूज़ पढ़ना, न्यूज़ बताना और लाउड होकर तुम्हें प्रोपेगेट करना तुम्हारे अंदर हेट को, वो तुम्हारे अंदर के डेविल को निकालना, वो गलत है। जिस दिन वो बंद हो गया, आई थिंक देश सुधर जाएगा हमारा। क्या पॉलिटिकली बहुत इंक्लाइंड रहते हो, तो आप देखते हो सारे लीडर्स को, उनके स्टेप्स को, ये वो, तो आपको कौन से वो चेहरे हैं जो लगता है कि हाँ ये सत्ता संभालने के लिए, या मोदी जी के बाद अगर कोई सच में डिजर्व करता है वो तख्त, तो वो ये हो सकता है इंडियन पार्टीज का, किसी भी पार्टी का? आज मैं कोई एक मतलब इस एक नाम तो नहीं लूँगा कि यही एक ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत हैं। जो भी ये बोलता है ना, इफ़ नॉट मोदी देन हु, देन यू आर द मोस्ट स्टूपिड पर्सन इन दिस कंट्री। अच्छा, मोस्ट स्टूपिड पर्सन। पर ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि बेशक मोदी मतलब बीजेपी ने कुछ गलतियां करी हो, बट कांग्रेस ने तो कुछ अच्छा ही नहीं किया। अच्छा, अगर अच्छा नहीं किया तो भाई इतना बड़ा घर कैसे बन गया, ये सोसाइटीज़ कैसे बन गई, ये रोड्स कैसे बन गई, आप कैसे पढ़ लिए? आप प्री मोदी ईरा में पढ़े हो ना, हाँ करेक्ट। तो कैसे पढ़ लिए फिर आप? मैं कैसे पढ़ लिया? हमारे पिताजी कैसे पढ़ लिए? अनपढ़ रहने चाहिए थे, उनके पास घर ही नहीं होना चाहिए था। ये इतनी बेवकूफ़ बनने वाली बातें मुझे आज तक समझ नहीं आई कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है गलतियां नहीं हुई हैं, तभी उन्हें हटाया गया सरकार से, लोगों ने वोट आउट किया। पर तुम ये बोल दोगे कि नेहरू ने कुछ नहीं किया, गांधी ने कुछ नहीं किया, इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं किया, और राजीव गांधी ने कुछ नहीं किया, मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं किया, तो ये इससे बड़ी बेवकूफ़ी, या कहते हैं ना कि तुम बिल्कुल ऐसे चल रहे हो इस तरीके से लगा के कि हमें सुनना ही नहीं, हमारे लिए एक भगवान है, हम उसकी बात सुन। मतलब इसरो बनाया, एम्स बनाया, फाउंडेशन, मतलब देश की फाउंडेशन बनाई है। जब देश कुछ नहीं था, हमारा देश भिखारी था, हमारा देश ऑलमोस्ट, उस टाइम नेहरू जी ने देश को संभाला, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। 90s में, 91 में इतने सारे रिफॉर्म्स लाए मनमोहन सिंह, अपने टेन्योर में न्यूक्लियर डील करके गए। मोदी जी आज भी जब जैकेट पहनते हैं ना, तो उसे नेहरू जैकेट ही कहते हैं, मोदी जैकेट नहीं है वो। तो तुम्हारी जब जैकेट भी नेहरू जैकेट है ना, और तुम विदेशों में जाकर जब गांधी जी के पैर पड़ते हो और तुम्हारे सपोर्टर्स गॉड से वो ग्लोरीफाई करते हैं, तो आइडियली तुम्हें गॉडसे के पैर पड़ने चाहिए, बट नहीं पढ़ रहे ना, तो इसका मतलब कुछ तो किया है उन लोगों ने। बट जो नहीं मानना चाहता, जो बिल्कुल बेवकूफ़ सोच के बैठ गया खुद को कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं सुनूंगा ही नहीं कुछ भी, तो आप कुछ भी कर लो, कन्विंस नहीं कर सकते उस इंसान को। तो ये चीज़ें मुझे कभी समझ नहीं आती। बट फिर भी अगर आप कुछ आंसर कर पाओ। हाँ, मैं दे रहा हूँ उसका आंसर, मोदी नो देन हु। हाँ, इफ नॉट, मैं ये बोल रहा हूँ, इसको आप हाईलाइट करना, इफ नॉट मोदी देन हु, इफ एनीवन सेज दिस, ही इज द मोस्ट स्टूपिडेस्ट पर्सन। ओके, क्योंकि हमारे पास 1.4 बिलियन लोग हैं। आप भी आगे जाके प्रधानमंत्री बन सकते हो, या एक पोजीशन ऑफ पावर में आ सकते हो, पढ़े लिखे हो आप, जी बिल्कुल, राइट? तो इसका मतलब आप खुद को नकार रहे हो अगर आप बोल रहे हो इफ नॉट मोदी देन हूँ। क्या आप कैपेबल नहीं हो? आपको मौका मिलेगा, जब तक मौका नहीं मिलेगा कोई कैसे किसी को बोल देगा? बट अर्पित भाई, ये वैलिडेट हो ही नहीं सकता। आप आइलैंड रहते हो, वहाँ पे रहना अफोर्ड कर रहे हो, अच्छा लाइफस्टाइल ऑफ कोर्स, तो वीडियोस बनाते हो, ऑफ कोर्स फंडिंग आती होगी कोई, तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर वीडियो फंडेड होती होगी, बट अगर इलेक्शन आने वाला होगा तो ऑफ कोर्स तब कांग्रेस और आप चढ़ के आते होंगे कि यार अब बुराई करो, परसों इलेक्शन है, आज बुराई करो। ध्रुव राठी की वीडियो भी इलेक्शन से एक दिन पहले आई थी, जिसमें बहुत चीज़ें शायद बदली होंगी, जो अगेन वर्ल्ड मीडिया क्लेम करता है। तो आपका भी तो रहना सहना, कुछ तो खाना पीना, दाल रोटी, कहीं से तो रेगुलर इनकम कोई तो एजेंसी मेक श्योर करता होगा। अब ऑफ कोर्स वो भी बात है कि सीधे बैंक अकाउंट में नहीं देता होगा, कुछ और उनके लूपहोल होंगे, कैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
अच्छा अब आप बताओ, कैश हो सकता है तो मेरे तक कैसे कैश पहुंचेगा, क्योंकि मैं तो आयरलैंड रह रहा हूँ कुछ और अगर मेरे घर वालों के पास कैश आ रहा है तो वो भी मुझे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये रूल आउट हो जाता है कि ऐसा कुछ कैश मिलता है। और फंडिंग की बात यह है कि सर मैं हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं पढ़ा, खूब पढ़ा, बहुत पढ़ना पड़ता है, मैं पास किया, डिग्री ली, यहाँ पर भी जॉब की, अपने घर को, फैमिली को एक तरीके से सपोर्ट करना चाहता हूँ, उन्हें एक एनवायरनमेंट देना चाहता हूँ जो मुझे अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं मिली। सैडली मुझे वो अपॉर्चुनिटी जहाँ मिली मैं वहाँ चला गया, मैं वहाँ जॉब करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ परमानेंटली सेटल्ड हूँ, मैं साल में 2-3 बार आता हूँ और कई कई महीनों के लिए आता हूँ, और साल में 12 ही महीने होते हैं। तो अगर मैं साल के 4-5-6 महीने या 4 महीने 5 महीने यहाँ गुजार रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ परमानेंटली सेटल्ड हूँ। तो मेरी इनकम मेरी जॉब से है। और रही बात फंडिंग की, तो अगर मेरे पास इतनी फंडिंग आ ही रही होती तो शायद मैं किसी बड़े यूट्यूब चैनल को चला रहा होता या कुछ। मैं आज तक यूट्यूब पे भी नहीं आया क्योंकि मेरा वो मोटिव नहीं है। अब यूट्यूब पे नहीं हो? हाँ नहीं, मेरा बहुत बेसिक सी प्रेजेंस है आपकी, वो बस प्रेजेंस है, वो पहले कभी बना लिया था तो वैसा है, तो मैं वो भी नहीं करता हूँ। जो मेरी लाइफस्टाइल है मेरी और मेरी फैमिली की, वो सब मेरी जॉब की वजह से, मेरे घर में जो अपनी फैमिली इनकम है उसकी वजह से, और मैं सेटिस्फाइड हूँ उसमें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने देश की बात करता हूँ, अपने कंट्री की इश्यूज़ की बात करता हूँ, बस ये है कि वो आउट ऑफ पैशन फॉर माई लव ऑफ माई कंट्री है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एंड कंफर्टेबली बैठ के तो मैं बता चुका हूँ ना आपको किस तरीके से क्या क्या झेलना पड़ता है, कितना कंफर्टेबली हूँ कि आते में भी जाते में भी इमिग्रेशन पर रुकना है, बातें समझानी है, कंफर्टेबली कुछ नहीं है। आप किस किस से टच में हो अपनी इस क्रिएटर इंडस्ट्री में? बहुत कम है। ध्रुव, उसको मैं जब भी कुछ गाइडेंस चाहिए होती है या तो कुछ ध्रुव इन्फॉर्मेशन के साथ आप अच्छा बॉन्ड शेयर करते हो? अब इस अच्छा बॉन्ड है या नहीं ये नहीं पता, पर हाँ मैं जब भी उसको रीच आउट करता हूँ मैं बात कर लेता हूँ। आप बिल्कुल सेम आइडियोलॉजी के हो आप और ध्रुव? ऑलमोस्ट आई थिंक, इसीलिए मैं ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ काफ़ी चीज़ों पर, क्योंकि वो भी बहुत सिंपल है, मैं भी बहुत सिंपल हूँ, एंड सिंपलिस्टिक तरीके से हम लोगों तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, तो उस चीज़ में काफ़ी रिलेट करता हूँ। अभी मैं जब बीच में यूरोप घूमने गया हुआ था तब मिला भी था उससे। फिर उनके जो राइटर हैं विजेता, उनसे मेरी काफ़ी बात होती है, वो भी इंफॉर्मेशन लेवल पे, इवन पर्सनल लेवल पे भी काफ़ी। पौरुष शर्मा एक यूट्यूबर है, उनसे काफ़ी बात होती है। कुणाल कामरा, उनसे मिल के कुणाल कामरा से? हाँ मैं मिल के आया था पौंडीचेरी में, तो उनकी बातें मुझे ठीक लगी थी। हाँ, क्योंकि अगेन आपकी ना एक इमेज बन जाती है सोशल मीडिया पे, पर शायद रियल लाइफ में आप जैसे वो लोग कभी समझना ही नहीं चाहते। पर कुणाल भी बहुत ही अग्रेसिवली आता है कैमरा पे। अब आप देखो, इसके ना 2 रीजंस भी हो सकते हैं। अब वो उनके अपने हैं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई ये बोल रहा है जो न्यूट्रल इंसान है कि तो हमेशा बहुत ही अगेंस्ट रहता है या कभी अच्छा ही नहीं बोलता, तो उसका एक रीज़न तो मैंने आपको दिया कि हम अगेंस्ट में नहीं बोल रहे, हम गंदा नहीं बोल रहे, जो एक रियलिटी हम वो बोल रहे हैं। अब वो रियलिटी ही गंदी है तो इसलिए वो तुम्हें गंदा लग रहा है। दूसरी चीज़, अगर एक इंसान के साथ तुम इतना गलत कर दोगे कि जो उसका प्रोफेशन है उस पर अटैक किए जा रहे हैं, तोड़ा जा रहा है वेन्यू, उसको कहीं बोलने नहीं दिया जा रहा, वो इंसान क्यों किसी के लिए अच्छा बोलेगा फिर उन लोगों के लिए? मतलब कोई इंसान आपको रोज़ आके थप्पड़ मार रहा है, आप उसकी तारीफ़ करते रहोगे क्या? तो एक रीज़न वो भी हो सकता है। बट हाँ, मैं अपने लिए बोलूँ तो मेरे लिए वो हेल्पफुल है काफ़ी। जब मेरा नेपाल वाला केस हुआ था तो ध्रुव ने हेल्प की थी, उन्होंने भी बोला था कि अगर कुछ चाहिए लॉयर वगैरह तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। एंड आज भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो हमेशा हेल्पफुल नेचर के, जैसे वो दिखते हैं ना सामने, ऐसे ही मुझे तो ऐसा ही मिला है वैसा। और बाकी लोगों से, काफ़ी लोगों से, मतलब बहुत कम लोगों से मैं टच में हूँ, ज़्यादा लोगों से नहीं रहता। क्योंकि आप पॉलिटिकली, और मैं भानु पाठक भाई के साथ भी टच में। हाँ, हमें भी काफ़ी टाइम हो गया बात करते हुए, काफ़ी टाइम से पेंडिंग था ये पॉडकास्ट, और अच्छा ही लगता है। बट आज मैं अनबायस्ड हूँ। मैं भी अनबायस्ड ही रहता हूँ। ये लोगों ने बना रखा है मुझे बायस्ड। किसने? ये लोगों ने, जो बीजेपी के ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं, वो बायस्ड बोलते हैं। अच्छा लगा अर्पित बात करके, बहुत अच्छा लगा। अब आई होप अगर आपके माइंड में मेरे लिए कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस हुए होंगे तो वो क्लियर हुए होंगे। बिल्कुल हुए हैं, और इन पे भी होंगे, शायद इनके भी हुए होंगे, और अभी भी शायद इन पे कुछ क्वेरी, फीडबैक, क्वेश्चन जो भी होगा, दिल पुट इट ऑन कमेंट। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप यूट्यूब पे जितना भी एक्टिव है थोड़ी सी नज़र मारिएगा। बिल्कुल, मैं बस ये कहना चाहूँगा लास्ट में कि जो लोग भी मेरे अगेंस्ट चीज़ें सोचते हैं ना, देखो हर कोई फ्री है, कोई पसंद करेगा ना पसंद करेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर जब भी आप ये बोलते हो ना कि ये एंटी इंडिया या एंटी हिंदू है, तो आप मेरी टाइमलाइन पे चले जाना और उसको समझने की कोशिश करना कि मैंने गलत क्या बोला है। जो बात सही है मैंने वो बोली है। मैंने कभी कल्चर या फेस्टिवल के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला।
जो लोग उसको ख़राब कर रहे हैं मैंने उसके लिए बोला है। एंड सेम गोज़ विद आवर कंट्री एज वेल, कि जो मेरे देश में कमी है मैंने उसको सही करने के लिए बात की और सरकार से सवाल करने की कोशिश की है। मैं अपोजिशन से सवाल नहीं कर सकता क्योंकि वो उस पोजीशन में नहीं है। तो वो चीज़ थोड़ा सोचो, मेरे लिए नहीं सबके लिए सोचो, और प्लीज़ हेट मत करो किसी से भी। मुझे लगता है आपको अर्पित को जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा बॉदर करती है वो यही करती है कि इंडिया के अगेंस्ट मुझे मत बनाओ, मुझे अपने ओपिनियन में ये तो against गाली बना है दो। भाई। हाँ, ये गाली है, सबसे बड़ी गाली है जब कि आपने आपका स्कूल फ्रेंड व्हाट्सएप स्टेटस लगाए ना कि ये पाकिस्तानी है, वो दुखता है। आपके दोस्त ने लगाया था। हाँ, वो दुखता है, क्योंकि वो उससे बड़ी गाली शायद कुछ नहीं है। कोई माँ बहन की गाली दे जाता है तो वो एक बार को दिमाग से निकाल देते हैं कि इसका मुंह गंदा है। पर कोई गद्दार बोल दे या पाकिस्तानी बोल दे, मेरे लिए उससे बड़ी गाली कोई नहीं है। हमें शायद इस नोट पे ख़त्म करना चाहिए कि मर जाओगे मिट जाओगे हो जाएगा अंत, फिर ना मिलेगा इस दुनिया को मोदी जैसा सन। मैं खत्म करूंगा, मैं बोलूंगा सुजलाम सुफलाम मलयजा शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। इस पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर लिखेगा। हाँ, हर फीडबैक को लिखेगा, मैं खुद अर्पित शर्मा से कह के रिप्लाई कराऊंगा। पर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, हमारे चैनल की बाकी वीडियोस भी तो देखते जाइए।